उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो है वीडियो बनाने का मकसद है कि रिसेंटली जो खैरियत से होंगे। आज की जो है वीडियो बनाने का मकसद है कि रिसेंटली जो खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है बहुत सारी पोस्ट अनाउंस की हैं। मेरे ख्याल से जो है कि पीके की हिस्ट्री में इतनी पोस्ट जो है एक साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अनाउंस नहीं की। तो मैं जो है अपना फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ग्रुप्स में नज़र आया कि काफ़ी लोगों को जो है अप्लाई करने में जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कुछ चीज़ें उनको क्लियर नहीं हो रही, और अप्लाई में अगर आपसे थोड़ी भी गलती होती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो अप्लाई जो है आपने बहुत ध्यान से करनी है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपकी जो है जितनी भी सवालात हैं उनका जवाब दे सकूँ और आपकी सब कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर सकूँ। मैंने काफ़ी जो है इसके बारे में गूगल पे सर्च की कि अगर किसी और ने इसके बारे में वीडियोस बनाई है कि नहीं, मगर जो वीडियोस मेरे सामने आई उसमें जो है उन्होंने सिर्फ अप्लाई करने का तरीका बताया है कि आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है। मगर उन्होंने जो है बाकी कन्फ्यूजन्स दूर नहीं की जो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो मैं जो है इस वीडियो में वो भी क्लियर करने की साथ साथ कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात कि इस बार जो है अप्लाई जो है कंप्लीट ऑनलाइन है। इससे पहले जो है जितनी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की अप्लाई होती रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो जो है हार्ड फॉर्म में जो है आपको फॉर्म फिल करके भेजना होता था। इस बार जो है कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है। तो इसके लिए जो है आप जब भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें तो आप कोशिश करें कि आप जो है क्रोम इस्तेमाल करें या फायरफॉक्स इस्तेमाल करें। हर एक वेबसाइट पे जो है ये गिवन भी होता है कि ये आजकल मोस्ट अप टू डेट ब्राउज़र हैं। तो अगर आप क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करेंगे तो आपको अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस अप्लाई के लिए क्रोम यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आपने क्रोम ओपन करना है। क्रोम में आपने जो है गूगल खोलना है और गूगल में आपने टाइप करना है NTS। जैसे ही आप NTS को सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट जो है आपके पास NTS की आएगी। आपने जो है NTS की वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को जो है ओपन करने के बाद वेबसाइट थोड़ा लोड होने में टाइम ले रही है। तो जब भी आप इस तरह अप्लाई करें, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। मैंने इस पोस्ट की समरी भी ओपन की हुई है। ये मैंने NTS की वेबसाइट से ही ली हुई है। तो यहाँ पे जो है पहले उन्होंने पहले SST की पोस्टें अनाउंस हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मेल फीमेल कितनी सीट्स हैं। तो ये मेरे ख़्याल से टोटल जो है 756 सीट्स हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने जो है बाकी की सीट्स अनाउंस की हैं। SST जो है हमारे पास BPA 16 होता है। यहाँ पे आप मेंशन भी होगा SST BPA 16 है। और इसके बाद जो पोस्टें हैं वो BPS 12 से लेके BPS 15 तक हैं। तो ये जो है हमारे पास टोटल बनती हैं कोई 18,568। तो ये बहुत ज़्यादा पोस्ट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस है आप सबके लिए, जिनकी अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई और वो गवर्नमेंट जॉब के ख्वाहिशमंद हैं। तो वो थोड़ी सी तैयारी करके जो है इन सीटों को ईज़िली अवेल कर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट हैं। KPK में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एबटाबाद, बनू, बटग्राम, बुनेर, सब डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर होते हैं। और उनमें जितनी भी पोस्ट हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों पोस्ट अनाउंस हुई हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है इसमें PhD की हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर। और बाकी जो है बाकी जितनी भी पोस्ट हैं CTP, TDM, ATT, TCT, IT और कारी, इसकी भी काफ़ी पोस्टें हैं, मगर सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं हमारे पास PhD की हैं। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि इसमें जो है अभी तक फाटा के डिस्ट्रिक्ट नहीं शामिल। जो पहले फाटा था अब वो KPK में मर्ज हो चुके हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट्स। तो वो इस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने ऐड नहीं किए। तो शायद जो है इस इन जॉब की अप्लाई ख़त्म होने के बाद वो जो हमारे पास अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए अप्लाई करें तो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान ना हो। इंशाल्लाह उनकी पोस्टें भी जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। तो चलें, हम जब गूगल ओपन करते हैं, ये हमारे पास NTS की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इसमें जो है अपने यहाँ
भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ओपन एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और ऑल रिजल्ट्स। इसमें जो है आपने ओपन एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। तो वेबसाइट लोड होने में काफ़ी टाइम ले रही है। अच्छा, जब भी आप अप्लाई करिए, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट्स हैं तो वेबसाइट पे अक्सर जो है बिज़ी हो जाती है, बहुत सारे लोग एक साथ वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो कभी कभी वेबसाइट बिज़ी हो जाती है। तो इस तरह जब वेबसाइट बिज़ी हो तो कोशिश करें कि आप जो है दिन के टाइम अगर अप्लाई ना हो तो आप जो है रात के टाइम अप्लाई कर लिया करें। उस वक्त जो है थोड़ा वेबसाइट पे जो है लोड कम हो जाता है, तो इजीली जो है आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं बगैर किसी मुश्किल के। चलें थोड़ा वेट करते हैं कि ये वेबसाइट ओपन हो जाए, तो फिर जो है हम आगे प्रोसीजर जो है आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ये हमारे पास ओपन एप्लीकेशंस का पेज ओपन हो गया है। तो इस पेज पे एनटीएस के इस पेज पे आपको सब जॉब्स नज़र आएंगी जो इस टाइम पे अवेलेबल हैं, साथ में उनकी डेडलाइन भी होगी। तो हम एलिमेंट्री और एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके 2 एडवर्टाइजमेंट हैं। एक हमारे पास SST BPS 16 की है और दूसरी हमारे पास जो है जो बाकी की पोस्ट्स हैं उनकी है। ठीक है, और दोनों की जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन डेट भी यहाँ मैंशनड है। दोनों की जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर है। और आपने जो है दोनों का प्रोसीजर कम से कम सेम है। मैंने इन दोनों को चेक किया है, दोनों पे अप्लाई भी किया है अपने एक दो दोस्तों के लिए, तो प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम जो है जो इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन करते हैं, जब आप 2-3 दिन पहले जब मैं अप्लाई कर रहा था तो इस पर बिल्कुल भी कोई लोड नहीं था। आज वेबसाइट लोड हो रही है, तो मतलब जो है जैसे जैसे लोगों को पता लगता जा रहा है तो लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें जल्द से जल्द अप्लाई करें। बिल्कुल एंड जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर है, मगर आपने लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना, क्योंकि अक्सर जो है लास्ट डेट करते करते हमसे जो है अप्लाई रह जाती है। तो आपने जो है बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना, और आपने जो है वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देना, अपनी तरफ से अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देनी है। ये हमारे पास इस एप्लीकेशन का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहले जो है एडवर्टाइजमेंट सैंपल है मेल्स का, और हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सैंपल है फीमेल्स का। उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे पास वैकेंट पोस्ट की समरी है जो मैंने इसे थोड़ी देर पहले ओपन की थी। ये मतलब कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं। आप भी इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी डिस्ट्रिक्ट की सीट्स चेक कर सकते हैं कि मेल की कितनी पोस्ट्स हैं और फीमेल की कितनी पोस्ट्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारे पास है डाउनलोड यूसी वैकेंट पोस्ट PST। अच्छा, इन पोस्ट में जो PST की पोस्ट है BPS 12 जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट्स हैं, वो जो है यूनियन कौंसल बेस पे है। मगर अभी तक जो है यूनियन कौंसल की समरी उन्होंने अपलोड नहीं की। मैंने जो है फेसबुक के कुछ पेजेस पे जो है कुछ लोगों ने शेयर की है अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट की, शायद उन्होंने जो है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो समरी ले ली हो। अगर आप भी जो है अपने आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट का आपके करीब है तो आप वहाँ जाके उनसे वो समरी ले सकते हैं। NTS के पास अभी तक ये समरी नहीं आई, तो इसीलिए इन्होंने अभी तक यहाँ पे अपलोड नहीं की। जल्दी ये भी जो है इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद जो है आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। जो सबसे पहले हम इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। मैंने इसको बहुत डीपली रीड किया है, तो इसमें जो है बाकी तो ऐसा कोई कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करता चलूँगा, बाकी आप इसको जो है ख़ुद भी रीड कर लें। जो मेल का एडवर्टाइजमेंट है ये जो है थोड़ा क्लियर नहीं है, इसमें जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये इतने सही नज़र नहीं आ रहे। तो फीमेल की जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन करते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। अच्छा, ये जो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सैम्पल है, मतलब कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका ये एडवर्टाइजमेंट सेम होगा, इसलिए इन्होंने सैम्पल के तौर पे जो है सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है। ये जो इन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का सैम्पल दिया हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा का है, हाँ, फीमेल स्कूल का।
इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट का जो है ये सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज होगा। अच्छा, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो जितनी भी पोस्ट हैं ये 1 साल एडहॉक स्लैश कंट्रैक्ट की बुनियाद पर करने के लिए चर्चा की सकून थी। मतलब यहाँ पे जो कंट्रैक्ट का वर्ड यूज़ हुआ है ये जो है अक्सर जो हमारे पास नए कैंडिडेट्स होते हैं उनको कंफ्यूज करता है। कंट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि ये जॉब कंट्रैक्ट जॉब है। गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं, आप हर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इवन आप प्राइवेट जॉब में भी जाएं तो आपको जो स्टार्ट के डेज होते हैं, आपको प्राइवेट जॉब में नॉर्मली आपको 3 महीने तक वो प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं, वहाँ पे काम को चेक करते हैं। और गवर्नमेंट में ये जो है कम से कम 1 साल है। फिर ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, वो जो है अपने रूल्स के मुताबिक जो है आपके इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं, 2 साल 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है ख़ुद ब खुद आपकी जो है ये जॉब परमानेंट हो जाती है। तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा हुआ है, लिखा गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने जो है ये पॉइंट भी क्लियर किया है कि आपने जो है मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तें बनाई जाने वाले दस्तावेज़ हासिल करदा असनाद पर गौर नहीं किया जाएगा। मतलब आपने एंड डेट का वेट नहीं करना। अगर जो है किसी भी रीज़न की वजह से आपका डॉक्यूमेंट लेट उनके पास पहुंचता है तो एनटीएस जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो आपने जो है एंड डेट से पहले पहले ही जो है अप्लाई करके जो है अपनी जो रिक्वायर्ड फ़ी है वो जमा कर देनी है। अच्छा, इसमें नीचे आती हैं ये जितनी भी पोस्ट्स हैं, ये हमारे पास पोस्ट्स हैं। इसके बाद जो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास जो रिक्वायर्ड्स क्वालिफ़िकेशन है ये आपके पास होनी चाहिए इन पोस्ट के लिए। अगर आपके पास इनमें से ये रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं है। आप अप्लाई भी कर लेंगे, शायद आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट भी हो जाए, आप टेस्ट भी दे दें, जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपने जो है ये सारे जितनी भी हर पोस्ट की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है। कहीं भी आपसे कोई भी जो है आपके पास वो हर जॉब की जो है अगर जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना है आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन हो। ये इसके लिए रिक्वायर्ड एज है कि अगर आपकी एज 19 साल से 35 साल तक है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे कम भी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर इससे ज़्यादा भी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसको जो है आप लाजमी अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है वहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, नीचे आते हैं हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट का दूसरा पार्ट है, वहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसका जो है इन जॉब्स का मेरिट किस तरह बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि अ, मतलब आप जो अपना मेरिट खुद भी बना सकते हैं। आपको जो है एंड में मेरिट लिस्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका एनटीएस का रिज़ल्ट आएगा आप अपना मेरिट खुद बना सकते हैं। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एंड पे जो है 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह रीड कर लेना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको, आप जो है कमेंट में वो एडवर्टाइजमेंट में से वो पॉइंट नंबर लिख दें तो मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा कि मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब है। ठीक है, सिर्फ जो है इसके एंड पे जो है मैं एक ये पॉइंट है इनका कि जनाना उम्मीदवार किसी भी असामी के लिए अपने शोर के डोमिसाइल में से किसी एक की बुनियाद पर दरख्वास्त दे सकते हैं। निकानामा नादरा से कंप्यूटराइज का जरा मुकादरी के अंदर लाजमी है। अच्छा, जितनी भी अगर इसमें अगर फीमेल्स अप्लाई करती हैं तो इसमें इन्होंने फीमेल्स के लिए एक ऑप्शन रखा है कि वो अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर तो हस्बैंड का डोमिसाइल और उनका डोमिसाइल सेम है तो फिर तो वो अपने डोमिसाइल पे अप्लाई कर दें तो कोई इशू नहीं है। मगर अगर हस्बैंड का डोमिसाइल बिल्कुल चेंज है, मतलब वो एक डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं, पैदाइश उनकी एक डिस्ट्रिक्ट की है और शादी उनकी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो फिर कोशिश करें कि वो जो है अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई करें। तो फिर इसके हिसाब से उनकी पोस्टिंग, क्योंकि ये जितनी भी जॉब्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जॉब्स का मतलब ये है कि आपकी पोस्टिंग अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी। जो पीएचडी की पोस्टें हैं वो जो है यूनियन कौंसल के बेस हैं, तो वो जो है आपके डोमिसाइल में जो आपका यूनियन कौंसल मेंशन होगा उसके मुताबिक आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसलिए अगर आपकी और आपके हस्बैंड का डोमिसाइल चेंज है तो आप हस्बैंड के डोमिसाइल को प्रेफर करें। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम चलते हैं इसके दूसरे
जो यहाँ पे इन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है इंस्ट्रक्शंस का, इन इंस्ट्रक्शन को जो है लाजमी पढ़ें। बहुत बड़ा मसला है हमारे लोगों में जो है कि हम जो है एडवर्टाइजमेंट देख के, पोस्ट देख के कि पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, बग़ैर इंस्ट्रक्शन पढ़े जो है हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फिर हम वहाँ पे जाके गलती कर देते हैं और फिर एंड पे जो है जब हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई। तो जब भी आप अप्लाई करें, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हर एक वेबसाइट पे हर पोस्ट के साथ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शन में कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप किसी सीनियर से पूछें। तब भी आपको समझ ना आए, फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं कुछ के लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा आपको। तो है जो है आप वहाँ पे भी जो है आप उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एनटीएस के ऑफिशियल ग्रुप्स हैं यार, फिर भी आपको समझ ना आए तो आप एनटीएस को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मगर अपनी कन्फ्यूजन जो है वो लाजमी ख़त्म करें, गलती ना करें अप्लाई में। अप्लाई में एक गलती जो है आपको किसी भी स्टेज पे रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस मैंने डाउनलोड की हुई है, आप भी डाउनलोड कर लें और इनको जो है अच्छी तरह रीड कर लें। कोई भी पॉइंट क्लियर ना आए तो, क्लियर ना हो तो आप एंड पे जो है मैं सबको एक बार देख भी लेता हूँ। इसमें ऐसा कोई पॉइंट हो तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, फिर भी समझ ना आए तो आप जो है कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। अच्छा, जो इसका पहला पॉइंट है इसमें इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि जितनी भी फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन है और वो सिर्फ एनटीएस की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म मौजूद है। इसके अलावा कहीं भी कोई भी जो है फॉर्म अवेलेबल नहीं है। जो वैकेंट पोस्ट्स की डिटेल हैं वो डिफरेंट वेबसाइट जो है एनटीएस की वेबसाइट से उठा के या एजुकेशन डिपार्टमेंट से उठा के जो है वो पोस्ट कर देते हैं। गूगल के डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको पोस्ट की समरी मिल जाएगी, आपको ये ऐड मिल जाएगा। तो वो वहाँ पे एड्स वहाँ पे मौजूद है, मगर फॉर्म सिर्फ एनटीएस की वेबसाइट पे जो है अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट इनका है कि क्लियर एलिजिबिलिटी, मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियरली रीड करना है कि मतलब आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल नहीं है और आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने पैसे भी ज़ाय कर रहे हैं। एट द एंड जो है आपकी पोस्ट, आपकी सिलेक्शन भी नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपने जो है लाजमी रीड करने के बाद उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद जो है जो थर्ड पॉइंट है, डिटेल ऑफ ऑल इन कौंसल बेस्ड पीएचडी पोस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू यूज एबिलिटी ऑफ वेकेंट पोस्ट इन रेस्ट स्कूल ओनली। अच्छा, जब यूनियन कौंसल के बेस पे जो पीएचडी की पोस्ट हैं हमारे पास, तो आपकी यूनियन कौंसल में जब ये एनटीएस वाले अपनी वेबसाइट पे वो लिस्ट अपलोड करेंगे, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि विल बी अवेलेबल सून, तो इस पे जो है आपके आपकी यूनियन कौंसिल में हर स्कूल में जो है सीट खाली नहीं होगी। तो जो है जिस स्कूल में सीट खाली होगी, अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका जो नियरेस्ट स्कूल होगा वहाँ पे जो है आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट फिल द ऑनलाइन फॉर्म क्लियरली बिफोर सबमिशन सिंस लेटर ऑन नो चेंजेस विल बी मेड। अच्छा, आपने जब फॉर्म फिल करना है, हम फॉर्म फिल करने की तरफ आएंगे, हम एक एक फील्ड को देखेंगे कि आपने उसको किस तरह फिल करना है। आपने केयरली फिल करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो बाद में आप जो है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। मगर मैंने जो इससे पहले अप्लाई किए हैं उसमें, अगर आप उसमें फॉर्म एडिट का ऑप्शन आता है, मतलब अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप जो है एडिट करके उस फॉर्म को दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। ये ऑप्शन वहाँ पे है फ़िलहाल। फिर भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंजेस आप नहीं कर सकते, तो शायद वो जब आप चेंजेस करें तो उस फॉर्म को एक्सेप्ट ना करें। तो पहली बार में जो है आपने कोई गलती नहीं करनी। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप जो है अप्लाई करने में कोई गलती नहीं करेंगे। इस वीडियो को कोशिश करें शुरू से लेकर एंड तक देखें, तो आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद जो पॉइंट है, इफ़ कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट साइन अप। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर पोस्ट दी हुई हैं वो इन्होंने सब यहाँ पे दी हुई हैं। सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक हमारे पास पोस्ट्स हैं। हम एडवर्टाइजमेंट भी देख लेते हैं, यहाँ भी हमारे पास 1 से लेकर 8 तक पोस्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि इसमें जो है इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी बताई है। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास चालान जनरेट होगा। तो जो पर पोस्ट है, मतलब जिस
एक जॉब के लिए अप्लाई करने की मतलब एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने की फ़ीस जो है वो 290 है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप हर पोस्ट के लिए अलग से 290 रुपीज़ सबमिट करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास जो अगला पॉइंट है, टू अवॉइड फ्रॉम रश कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू पे द टेस्ट प्रोसेसिंग फ़ी बिफोर क्लोजिंग डेट। इस पॉइंट को उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए है दोबारा से कि आप जो है एंड लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि अक्सर बैंकिंग सिस्टम में जो है कभी कभी मसला आ जाता है, आपने फ़ी पे कर दी है मगर वो एनटीएस तक नहीं पहुंची, तो वो कोशिश करते हैं वो इसमें कहते हैं कि आप कोशिश करें 23 नवंबर से पहले जो है आप अपनी फ़ी सबमिट कर दें। इसके बाद का जो पॉइंट है इसमें जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हैविंग बीएस ऑनर्स डिग्री ऑफ 4 ईयर शुड कैलकुलेट देयर मार्क्स नॉट सीजीपीए इन रिस्पेक्टिव कॉलम इन परसेंटेज योर टोटल ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड इनटू 40%। इस पॉइंट में कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने जो है बीएस किया हुआ है उनके पास, बीएस हमारे पास 4 ईयर्स का होता है और इसमें हमारे पास 8 सेमेस्टर्स होते हैं, और इसमें हमारे पास नॉर्मली जीपीए सिस्टम होता है। जो एनुअल सिस्टम होता है उसमें हमारे पास जो है मार्क्स होते हैं, जो हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम है उसमें हमारे पास सीजीपी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मतलब जो आपने जो है वहाँ अगर अगर आपकी सीजीपी भी है तो आपने उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है। ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है किस तरह अपने सीजीपीओ को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अ, ये जो अगला पॉइंट है इसका कि मतलब आपके मार्क्स का 40% लिया जाएगा। तो इस पे भी जो है वीडियो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जब आप मेरिट बनाएंगे तब आपने इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर फॉर दोज स्टूडेंट हु विल ऑब्टेन 40 मार्क्स। अच्छा, एनटीएस में जो है मेरिट लिस्ट में अपेयर होने के लिए आपके जो है 40 मार्क्स लेना लाजमी है। अगर जो है आप 40 मार्क्स से अगर आप 39 मार्क्स भी लेते हैं तो आप इस टेस्ट के लिए जो है आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप जो है वहीं से आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए भी जो है मतलब आपका ना मेरिट लिस्ट में मेरिट पोजीशन अलग चीज़ है, मेरिट लिस्ट में आना एक अलग चीज़ है। मतलब अगर 10 पोस्ट्स हैं तो अगर आपकी मेरिट लिस्ट में पोजीशन 13 है और पोस्ट 10 है तो तब भी जो है आप इस पोस्ट से रह जाएंगे, क्योंकि आप मेरिट में नहीं आ रहे सीट्स के मुताबिक। तो 40 मार्क्स लेना मेरिट लिस्ट के लिए लाजमी है। इसके बाद जो पॉइंट है, मार्क्स फॉर शहादतुल आलमिया एजुकेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम रेलिवेंट दारुल उलूम मदरसा विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू मास्टर्स फॉर द पोस्ट ऑफ 1880। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये दो पोस्ट्स हैं, ये टीटी और एटी की। टीटी मतलब थियोलॉजी टीचर और एटी मतलब अरबिक टीचर। जिन बंदों ने इल्म किया होता है, मतलब उन्होंने 8 साल इल्म की पूरी की होते हैं, तो उनको शहादतुल आलमिया की डिग्री मिलती है, जो एचईसी के रूल्स के मुताबिक एमए अरबिक या एमए इस्लामिक स्टडीज़ की इक्वलेंट है। ठीक है। तो उनको जो है उसके मुताबिक मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब आपको जो आपकी जो इल्म की डिग्री है वो जो है एमए की इक्वलेंट है। जब आपका मेरिट बनेगा तो आपके उस तरह मार्क्स कैलकुलेट होंगे। बाकी जो मार्क्स हैं वो आपके जो आपने बोर्ड से मैट्रिक एफएससी की हुई है तो उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिलेंगे। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अपलोड लेटेस्ट ओपन फेस कलर फोटो विदाउट अटेस्टेशन। अच्छा, मेल और फीमेल जब मेल हो या फीमेल हो, जब वो पिक्चर अपलोड करेगा फॉर्म में तो वो उन्होंने उनका फेस विजिबल फेस होना चाहिए। ये ऑप्शन फीमेल्स अक्सर जो है वो नकाब करती हैं, तो जब उन्होंने फॉर्म में पिक्चर लगानी हो तो वो बग़ैर नकाब के लगानी है, और उसकी अटेस्टेशन नहीं करनी है आपने। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अटेस्टेशन नहीं करनी। इसके बाद जो पॉइंट है इसमें है कि कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट मोबाइल नंबर। अच्छा, इसमें आपने जो फॉर्म में मोबाइल नंबर देना है वो जो है कन्वर्टेड ना हो। अक्सर लोगों के पास जो है सिम यू फ़ोन की होती है, उन्होंने वो कन्वर्ट किया होता है जैस पे, या इस तरह जैस की सिम होती है उन्होंने कन्वर्ट की होती है टेलीनॉर पे। तो आपने इस तरह सिम यूज़ नहीं करनी जो आपने कन्वर्ट की हो। एनटीएस की जितनी भी टेस्ट हैं आपको जो है टेस्ट से पहले जो है मैसेजेस आते हैं कि इस डेट पे आपका टेस्ट है, या खुदा ना खास्ता हालात ख़राब होने की वजह से आजकल कोरोना भी है, तो अगर टेस्ट डिले होता है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेज के थ्रू मिलती है। तो अगर आपका नंबर कन्वर्टेड है तो हो सकता है आपको मैसेज ना मिले, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है अपने वो नंबर लिखना है जो कन्वर्टेड ना हो। इसके बाद जो पॉइंट है इसमें जो है एनटीएस के सब जितने भी टेस्ट होते हैं वो 2 घंटे के होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, जितनी भी 100
एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें से जो है पेपर कंपोजिशन जो है फ़िलहाल उन्होंने वेबसाइट पे नहीं दी कि मतलब जो आपका टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश के कितने एमसीक्यूज़ होंगे, मैथ्स के कितने एमसीक्यूज़ होंगे। ये जो है जब अप्लाई पूरे हो जाएंगे उसके बाद ये वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे पेपर कंपोजिशन। तो अगर मुझे भी कहीं मिला तो मैं भी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो आपने उसके मुताबिक फिर तैयारी करनी है। जिस सब्जेक्ट एमसीक्यू ज़्यादा हो आपने उसको ज़्यादा टाइम देना है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब अगर आप एमसीक्यू गलत भी करते हैं तो जितने उस एमसीक्यूज़ के मार्क्स हैं आपसे सिर्फ वो डिडक्ट होंगे। अच्छा, मैं जो एक एक पॉइंट इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोग जो है बिल्कुल वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर ये आपके फ़ायदे के लिए है कि मतलब आपका हर पॉइंट क्लियर हो जाए, आपको बिल्कुल जो है कोई मसला ना हो आपकी अप्लाई में, ना आपको जो है टेस्ट करते हुए कोई इशू फेस हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि मतलब आपका जो एक बार आपको टेस्ट सेंटर और टाइम अलाउड मिल जाए, मतलब आपका टेस्ट सेंटर कौन सा है और किस टाइम आपने वहाँ पे जाना है, तो वो जो है दोबारा चेंज नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो इसलिए आपको जो है जब आप रोल नंबर स्लिप प्रिंट करेंगे तो उस पर जो टाइम और टेस्ट सेंटर मेंशन हो आपने जो है उसी पे जाना है। इसके बगैर आप कहीं भी किसी और जगह टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर सकते अपने सेंटर के अलावा। मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या एनी और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी टेस्ट में हेल्प कर सके तो वो अपने साथ आपने नहीं लेके जानी। अगर मतलब आजकल लोगों के पास स्मार्ट वॉच होती हैं तो ये चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल नहीं अलाउ। मोबाइल फ़ोन अगर आप अपने साथ लेके जाते हैं तो एनटीएस वाले अपने सेंटर्स पे ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अपना मोबाइल वहाँ पे जमा कर सकते हैं। इसके लिए वो आपको 30 to 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। जब टेस्ट ख़त्म हो जाए तो आपसे आप वहाँ से वो दोबारा पिक कर सकते हैं। कोशिश करें मोबाइल ना लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आपका मोबाइल गुम होने का भी खतरा होता है कि ऐसा ना हो आपका मोबाइल गुम हो जाए। टेस्ट के दौरान आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ मिल जाए मोबाइल फ़ोन जो आपकी टेस्ट में हेल्प कर सकती है तो आपको डायरेक्टली वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसके बाद जो पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट राइट केयरफुली ओनली डिजायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइड पोस्ट, नो एक्स्ट्रा मार्क क्वालिफिकेशन other than mentioned in the advertisement will be given in additional scoring। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझ लें। ये जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है ना, यहाँ पे हर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। ठीक है। जब आपका मेरिट बनेगा तो एक तो आपके टेस्ट के मार्क्स होंगे, एक आपके एजुकेशनल मार्क्स होंगे। यहाँ पे इन्होंने ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। टेस्ट के 100 मार्क्स हैं और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 100 मार्क्स हैं। टेस्ट के मार्क्स जैसे ही आपके रिजल्ट आएगा आपको पता लग जाएगा। बाकी के जो 100 मार्क्स हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन में से फाइंड होंगे, मतलब कैलकुलेट होंगे। जो एक तो टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे जो है बैचलर की डिग्री इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है, साथ साथ में ये पॉइंट क्लियर करता चलूँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं इन सब में बैचलर डिग्री का मतलब 14th ईयर ऑफ एजुकेशन है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे मतलब बी एस भी हमारे पास बैचलर होते हैं मगर वो मास्टर्स की इक्वल है। ये जो बैचलर है इन पोस्ट में ये 14 ईयर एजुकेशन की इक्वल है। अगर यहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन चाहिए होती तो यहाँ पे ये लोग मास्टर्स लिखते। ठीक है। तो जिस बंदी के पास भी बीए की डिग्री है, बीए हमारे पास बैचलर है, बीएससी की डिग्री है, वो सब इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो अगर किसी बंदे ने जो है इसके अलावा उनके पास कोई डिग्री है, मतलब उन्होंने एमएड किया है, बीएड किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, तो इनको इस क्राइटेरिया के मुताबिक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर एक बंदे ने जो है जब जब उसका ये तालीमी काबिलियत का 100 स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा तो उसको जो है मैट्रिक के अलग से मार्क्स मिलेंगे, एफएससी के अलग से मार्क्स मिलेंगे, बीएससी के अलग से मार्क्स मिलेंगे अगर उन्होंने की है, एमएससी के अलग से मार्क्स मिलेंगे, बीएड के अलग से मार्क्स मिलेंगे। ये सब मिला के उनकी तालीमी काबिलियत कैलकुलेट होगी। अगर किसी बंदे ने इन सब क्वालिफ़िकेशंस के अलावा कोई और क्वालिफ़िकेशन की है, मतलब उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, कुछ भी ऐसी क्वालिफ़िकेशन है इसके अलावा, तो उसके मार्क्स जो है उनको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो है उन्होंने क्लियर कट ये पॉइंट क्लियर किया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट की में मेंशन क्वालिफ़िकेशंस के अलावा अगर कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो उसके मार्क्स जो है आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है, एन टी एस इज़ फैसिलिटेटिंग द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन department keep in the process of screening out the candidates. However, the department is a appointing authority and there is a decision
द डिसीजन इज़ फाइनल एट एनी स्टेज। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझ लें। एनटीएस जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट में हेल्प कर रहा है, मतलब कि वो सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं कि कितने कैंडिडेट्स जो है वो टेस्ट को पास करते हैं, मतलब आप 40 मार्क्स लेते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, बस एनटीएस का सिर्फ इतना ही काम है। अपॉइंटमेंट के साथ एनटीएस का कोई काम नहीं है। बाकी जितनी भी मेरिट बनाने का प्रोसीजर है, सीट्स का प्रोसीजर है, वो अथॉरिटी डिपार्टमेंट के पास है। डिपार्टमेंट किसी भी स्टेज पे जो है सीट्स भी कम कर सकते हैं, सीट्स ज़्यादा भी कर सकते हैं, टेस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वो सब अथॉरिटी जो है वो डिपार्टमेंट के पास है। एनटीएस सिर्फ टेस्ट लेगा, जितने मार्क्स आपके आएंगे वो उठा के जो है डिपार्टमेंट को दे देगा। बाकी मेरिट लिस्ट बनाना, सब सारा काम, जितने भी पॉलिसीज़ है वो डिपार्टमेंट की फॉलो होंगी। एनटीएस सिर्फ उनकी जो है इस चीज़ में हेल्प कर रहा है, और एनटीएस का कोई काम नहीं है इन पोस्ट के साथ। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस थ्रू आवर गिवन कॉन्टैक्ट नंबर एंड वेबसाइट टू एनी प्रॉब्लम। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ वही पॉइंट कहा भी हो कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको क्लियर नहीं हो रही, तो वो जो है आप एनटीएस की वेबसाइट पे जाएं। अगर वहाँ से भी आपको हेल्प नहीं मिलती तो आप जो है उनको कॉल भी कर सकते हैं नंबर्स पे, और उनसे अपना जो है प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। और आपने क्लियर करनी है, आपने जो है खुद से जो है खुद सोच के जो है एक चीज़ का जो है रिज़ल्ट नहीं निकालना कि मैं इस तरह कर लूँगा। क्लियर करने के बाद जो है आप अप्लाई करें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम ऑनलाइन फॉर्म की तरफ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने जो है अप्लाई करने का ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जो हमारे पास पेज ओपन होगा वो हमारे पास साइन अप का होगा। पहले आपने जो है अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने लॉगिन होके जो है जिस तरह हर वेबसाइट पे होता है, आपने लॉगिन होके फिर फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे जो है अकाउंट बनाने के इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको भी जो है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पहले पॉइंट में कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप फॉर्म फिल कर लें, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है जब आप पैसे भी जमा कर लें, तो जो है आपने जो है जो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप होगी उसको जो है फॉर्म के साथ लगाना है, और सबमिशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसको जो है आपने लास्ट डेट से पहले पहले जो है एनटीएस को भेज देना है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ ये पॉइंट भी क्लियर, मैंने आपको पहले ही बताया, क्लियर ये हुआ है कि अगर जो है किसी भी वजह से आपका फॉर्म लेट पहुँचता है, मतलब लास्ट डेट के बाद पहुँचते हैं एनटीएस को, तो एनटीएस इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसलिए जो है आपने वर्ड 23rd से पहले पहले जो है अपने कोशिश करने के डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाएँ। इसके बाद जब आप यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे तो ये कहते हैं कि पासवर्ड आपका मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, आपने पासवर्ड रखना है तो उस मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का हो, 6 से कम ना हो, ज़्यादा जितने का भी हो सकते हैं मगर कम आपने नहीं रखना। इसके बाद जो है इन्होंने लिखा है कि एक बार आप अकाउंट बना लें तो आपको दोबारा जो है अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन, अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने हर पोस्ट के लिए अलग से अकाउंट बनाना है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन है कि अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करना है तो फिर क्या करना है। तो यहाँ पे आपने हर पोस्ट के लिए अलग से अकाउंट बनाना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसमें इन्होंने लिखा है कि आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड, प्रिंट आउट द फॉर्म। अच्छा, इसमें वही लिखा हुआ है कि आपने जो है जब फॉर्म फिल कर लें, जैसे ही फॉर्म फिल करके आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको आपने प्रिंट करना है। उसी के साथ आपकी डिपॉजिट स्लिप भी प्रिंट हो जाएगी। आपने जो है पैसे जो है यहाँ पे उन्होंने बैंक भी मेंशन किए हुए है, EBL एलाइड बैंक लिमिटेड, आपने एलाइड बैंक में जो है इसके पैसे जमा करने हैं, और डिपॉजिट स्लिप जो है ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप फॉर्म के साथ लगा के एनटीएस भेज देनी है। ये इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है कि आपने जब अपना फॉर्म भेजना हो तो आपने जो है इस पे ये मेंशन करना है कि ESED के प्रोजेक्ट, और या एनटीएस का एड्रेस है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अकाउंट बनाते हैं पहले इसमें, फिर फॉर्म फिल करते हैं। अकाउंट जब आपने बनाना हो तो आपने सबसे पहले अपनी CNAC नंबर लिखना है। CNAC नंबर आपने ध्यान से लिखना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि एक बार आपका अकाउंट बन जाए तो आप फिर इस चीज़ को दोबारा से एडिट नहीं कर सकते।
तो इसलिए CNAC नंबर मैं जो है अपना अप्लाई करता हूँ, तो मैं अपना CNAC नंबर लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना CNAC नंबर यहाँ पे एंटर किया है। इसके बाद आपने जो है दोबारा से अपना CNAC नंबर एंटर करना है। आपका ये फर्स्ट वाला CNAC नंबर और सेकंड वाला CNAC नंबर सेम होना चाहिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपको ये एरर मैसेज देगा कि आपका CNAC सेम नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने दोबारा से अपना CNAC नंबर लिखना है जो आपने ऊपर लिखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने पोस्ट सिलेक्ट करनी है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है PST की पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें वो एक यूनियन काउंसिल वाला पॉइंट आता है। बाकी जितनी भी अप्लाई है वो सेम है, उसमें आप उसमें कोई जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सारे पॉइंट्स इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है मैं पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ। पासवर्ड जो है आपका मिनिमम जो है 6 करेक्टर का होना चाहिए, आप 6 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड आपने दोबारा से लिखना है। जो फर्स्ट वाला पासवर्ड है वो दूसरा और सेकंड पासवर्ड आपस में सेम होने चाहिए, नहीं होंगे तो आपको एरर मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो है साइन अप पे क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और ये डायरेक्ट आपको जो है लॉगिन पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया हमारे पास कि प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। फॉर्म फिल करने के लिए जो है आपने अब वेबसाइट पे लॉगिन होना है। ठीक है, यहाँ पे आपने दोबारा से अपना CNAC लिखना है। ठीक है, जिस पे आपने अपने आप को रजिस्टर किया है। इसके बाद आपने साइन अप करते वक्त जो पोस्ट सिलेक्ट की थी, आपने वो पोस्ट सिलेक्ट करनी है। अब मैं PST के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने PST सिलेक्ट किया था अपने आप को रजिस्टर करते वक्त। अगर आपने दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने जो है दोबारा से यहाँ से यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया हुआ है, आपने साइन अप पे जाना है। दूसरी पोस्ट के लिए जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपने यहाँ पे वो दूसरी पोस्ट सिलेक्ट करनी है, तब जाके जो है आप दूसरी बार अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे PST सिलेक्ट किया है, अब मैंने PST के लिए फॉर्म बनाया है तो ये PSTP लॉगिन होगा। चलिए मैं यहाँ पे जो है पोस्ट चेंज कर देता हूँ। मतलब मैंने जब साइन अप किया है तो मैंने PST सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जो है ये लॉगिन नहीं होगा, हमारे पास एरर मैसेज आएगा कि आपने मतलब इनवैलिड इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की है। तो आपने जिस पोस्ट के लिए साइन अप किया है आपने फॉर्म फिल करते वक्त भी यहाँ पे वही पोस्ट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मैंने PST कर दिया है तो अब ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है फॉर्म है जो हमने फिल करना है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस, फिल फॉर्म और लॉग आउट। इंस्ट्रक्शन पे जाके इंस्ट्रक्शन एक बार फिर पढ़ लें। ये सब की सब इंस्ट्रक्शन हमने देख भी लिए हैं, जो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन है यही सेम इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ पे जो है दोबारा से हमने दी हुई हैं। इसको भी जो है आप एक बार रीड कर लें। अगर कोई पॉइंट इसमें सर नया हो तो आप मुझे भी बता दें कमेंट सेक्शन में। कोई फिर भी कुछ समझ ना आए तो दोबारा से जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा जब भी आप अप्लाई करते हैं तो अपने पास अपने लैपटॉप में PC में जो है डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके रख लें, या आपके पास हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अक्सर जो है हमने मैट्रिक किया होता है 2010-11 में, तो हमें सब कुछ याद नहीं होता, मार्क्स याद नहीं होते। तो जो है आपने जो है याद करके मार्क्स नहीं लिखने, अपने डॉक्यूमेंट से कंफर्म करके मार्क्स जो है लिखने हैं। बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करके अपने पास रख लें अपने लैपटॉप में। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हर जगह ना लेके जाएं, एक बार आपसे गुम हो जाएंगे तो आपकी 15-16 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, दोबारा से आप बनवाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप जलील होंगे। तो कोशिश करें स्कैन करके अपने साथ गूगल ड्राइव में रख लें, आप कहीं भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप कोई मसला नहीं होगा। इस पर ये भी आपको बता दूंगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पे किस तरह रखना है और किसी भी टाइम उनको जो है एक्सेस किस तरह करना है। ठीक है, मैंने जो है अपने पास अपने लैपटॉप पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं, जो नॉर्मली हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। हमारा डोमिसाइल, मैट्रिक की DMC, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, FSC की DMC, FSC का सर्टिफिकेट,
डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और पिक्चर आपको रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली फॉर्म्स में आपको यही चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपकी पिक्चर हो वहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि कलर्ड पिक्चर हो और आपका फेस उसमें विजिबल हो, बैकग्राउंड ब्लू हो या वाइट हो, दोनों चल जाते हैं। नॉर्मली जो है यही दो बैकग्राउंड यूज़ होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसके अलावा आप कोशिश करेंगे कोई और बैकग्राउंड ना हो, या वाइट हो या ब्लू हो, ठीक है। अब जो है हम इस फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने इसमें पिक्चर अपलोड करनी है। आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो है आपने जो है अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है। यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करके आप ओपन करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका CNAC नंबर, आपका CNAC नंबर यहाँ पे पहले से आ रहा है। जब आप साइन अप करेंगे आप जो CNAC नंबर देंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इसको जो है आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकती, तो इसलिए आपने जब साइन अप करना है आपने अपने CNAC जो है सही लिखना है। इसके बाद जो है आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब जिस जगह आप टेस्ट देंगे। तो ये जो है इन्होंने जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं जहाँ पे जो है आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। कोशिश करें जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं जिस टाइम, मतलब अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं तो जहाँ पे आपकी जॉब है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। अगर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपने करीब तरीन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको टेस्ट में जाने के लिए कोई मसला ना हो। अच्छा, मैं जो है पेशावर में रहता हूँ, मैं बेसिकली हूँ कोहाड़ का रहने वाला, मैं पेशावर का रहता हूँ, तो मैं पेशावर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे लिए पेशावर ज़्यादा करीब पड़ता है। अच्छा, NTS की एक एक पॉलिसी ये है कि इनके मतलब इन्होंने अक्सर डिफरेंट सिटीज़ दी होती हैं, मगर एक सिटी में टेस्ट सेंटर पे इनके लिए 200 कैंडिडेट्स लाजमी हैं। अगर आपने एक सिटी सिलेक्ट कर ली है और वहाँ पे जो है 200 कैंडिडेट पूरे नहीं होते, तो वो आपको जो है करीब तरीन दूसरी सिटी में शिफ्ट कर देते हैं। मगर जैसे कि ये जो है पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी पोस्ट हैं, तो ये टेस्ट इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। तो इसलिए आप जो है जो डिस्ट्रिक्ट आपको करीब पड़ता है आप वो सिलेक्ट करें, ठीक है। मैंने पेशावर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जो है फिर आपने अपना नेम लिखना है, और ये नेम आपने जो है अपनी मैट्रिक की जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक लिखना है। आपने अपनी मैट्रिक की DMC या मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओपन करना है, और आपने उसके वहाँ से अपने जो आपकी नेम की स्पेलिंग है वो आपने देख के लिखनी है, ठीक है। इस चीज़ में आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी। कोशिश करनी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट से देख के जो है एक बार, अक्सर लोग जब स्पेलिंग लिखते हैं, अब एक ही नाम के बहुत सारे लोग डिफरेंट स्पेलिंग लिखते हैं। कुछ लोग अहमद को A से लिखते हैं और कुछ लोग अहमद जो है E से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा नाम जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है, अपने नेम, अपना नेम और फादर नेम वही लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट्स में मेंशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ। मैंने इससे पहले भी डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा नाम वहाँ से ये गूगल का जो फॉर्म है ये ऑटो फिल के ऑप्शन से ये सारे नाम पहले से उठा रहा है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे अपना फादर नेम लिखता हूँ अपने सर्टिफिकेट के मुताबिक जो स्पेलिंग्स वहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है मैट्रिक की जो DMC और सर्टिफिकेट है वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखें इन पे ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, और इसके अलावा जो है आपकी CNAC भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। आपने जो है डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में लिखनी है। सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, फिर आपने मंथ लिखना है, फिर आपने डेट लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये एक कैलेंडर भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ। आप जो है अपनी CNAC के मुताबिक अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, ठीक है। मैं यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर के बाद आप मंथ सेलेक्ट करें, और मंथ के बाद आप डेट सेलेक्ट करें। खुद ब खुद आपका डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। नहीं तो आप जो है डायरेक्ट भी यहाँ पे पहले ईयर लिख दें, फिर डैश लगा के जो है आप मंथ लिख दें, फिर डैश लगा के आप डेट लिखें, ठीक है। पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। इसके बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम सेलेक्ट करें। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप यहाँ पे जो है नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करें। इसमें जो है इनमें जो है
माइनॉरिटीज़ के लिए अपनी पोस्ट हैं, एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ मेंशन्ड है। 5% जो कोटा है वो नॉन मुस्लिम्स का है। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। इसके बाद आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करें। ठीक है, मेरा डोमिसाइल जो है वो कोहाट का है तो मैं कोहाट सेलेक्ट करूँगा। आप जो है अपने मुताबिक जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सेलेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एक और पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे फ़ीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो फ़ीमेल के लिए जो है यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कि मतलब आप मैरिड हैं कि नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ओनली फॉर फीमेल्स। अगर तो आप नो कर देती हैं तो जो है कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता, आप यहाँ से अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लें। अगर आप इसको येस करती हैं तो फिर जो है यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि अप्लाइंग ऑन हस्बैंड डोमिसाइल। ये भी सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो फीमेल जो है अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे भी अप्लाई कर सकती हैं। मैंने पहले भी बताया, दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने जो है, अगर जो है आपके और आपके हस्बैंड का डोमिसाइल सेम डिस्ट्रिक्ट का है फिर तो ठीक है, आप जो है अपने डोमिसाइल पे अप्लाई कर लें। कोशिश करें फीमेल जो मैरिड फीमेल्स हैं वो अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई करें, तो उनको जो है बाद में कोई मसला नहीं होगा। जो पीएसटी की पोस्टें हैं वो यूनियन कौंसिल बेस्ड हैं, तो जिस यूनियन कौंसिल का आपको डोमिसाइल होगा वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो मैरिड हैं तो कोशिश करें फीमेल्स अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई करें। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा से मेल कर देता हूँ कि बाकी दो ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आपने जो है यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस देना है। पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस जहाँ पे आपको जो है पोस्ट रिसीव होती हैं। नॉर्मली जो है जो लोग विलेजेस में रहते हैं वहाँ पे जो है उनको बहुत इशू होता है, उनको जो है पोस्ट रिसीव नहीं होती। तो कोशिश करनी है आपने वो एड्रेस देना है। अगर आपने गाँव का एड्रेस भी देना है पोस्टल, तो वो बाज़ार में किसी ऐसी जगह का एड्रेस देना है जहाँ पे आपको पोस्ट रिसीव्स होती हैं। वैसे ही तो इनका सारा प्रोसीजर जो है एनटीएस की वेबसाइट के थ्रू होता है। फिर भी जो है आपने जो है सेफ साइड के लिए अपना यहाँ पे जो है पोस्टल एड्रेस वो देना है जहाँ पे आपको पोस्ट रिसीव हो। पहले पोस्टल सिटी है तो मैं पोस्टल सिटी को हार्ट दे देता हूँ। हमारा गांव में है तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर मेरे घर पोस्ट नहीं पहुँचती, तो मेरा एक फ्रेंड है मैं उसका एड्रेस यूज़ करता हूँ, उसकी शॉप है। तो जब भी आपने किसी और का एड्रेस यूज़ करना हो तो अपने उसके लिए जो है सबसे पहले CO लिखना है, केयर ऑफ़, मतलब उस बंदे को आपका ये पोस्ट रिसीव हो। तो उसकी वहाँ पे शॉप है तो मैं उसका एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो पीएसटी की पोस्ट है इसमें आपसे ये लोग यहाँ पे जो है अपना यूनियन कौंसिल मांग रहे हैं। ठीक है, पीएसटी की पोस्ट के लिए ये लाजमी है। बाकी जो पोस्ट हैं वो सारी डिस्ट्रिक्ट बेस हैं, उसमें आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी हो सकती है, तो उसके लिए उनमें उन फॉर्म्स में ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको अपना यूनियन कौंसिल नहीं पता तो आप अपना डोमिसाइल ओपन करें। डोमिसाइल में जो है आपको अपना वहाँ से आपको अपना यूनियन कौंसिल पता चल जाएगा कि आपका जो है यूनियन कौंसिल कौन सा है। मैं जो है अपना डोमिसाइल मैंने ओपन किया है तो ये 2003-4 में 5 में बना हुआ है। तो इसमें जो है यहाँ पे विलेज एंड मोहल्ला ये 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 जो है इसमें मेंशन है। ठीक है, आपकी तहसील भी इसमें मेंशन होती है और आपका जो है डिस्ट्रिक्ट भी इसमें मेंशन होता है। तो हमारा यूनियन कौंसिल भी जो है सीनी कुम्बटी है। तो आपने जो है अपने डोमिसाइल से अपना यूनियन कौंसिल जो है वो कंफर्म करना है। नहीं पता तो घर में किसी से पूछ लें, मगर आपने जो है यूनियन कौंसिल कंफर्म करना है अपना। मेरा सीनियर कौंसिल सीनी कुम्बट है तो मैं यहाँ पे सीनी कुम्बट लिखूँगा। इसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपका जो है आपके CNAC के पीछे लिखा होता है, आप वहाँ से देख लें। मेरा परमानेंट एड्रेस भी यहीं सेम ही है, तो मैं यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे तो ये जो है आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर में आपने जो है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखनी है और आपने कोशिश करना है अपनी वो सिम यूज़ करनी है जो कन्वर्टेड ना हो न्यूमेरिक। तो मैं यहाँ पे जो है अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। अच्छा, सेफ साइड के लिए जो है ये आपसे दूसरा मोबाइल नंबर मांगते हैं। कोशिश करें आप दोनों मोबाइल नंबर दें, अगर एक पे आपसे कांटेक्ट नहीं हो सका तो आपसे वो दूसरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ठीक है,
इसके बाद जो है ये आपसे जो है घर का नंबर मांगते हैं, मतलब पीटीसीएल जब आप रहते हैं, अगर आपने पीटीसीएल लगाया हुआ है तो अगर आपका पीटीसीएल लगा हुआ है तो आप वो नंबर यहाँ पे दे दें। नहीं लगा हुआ तो जो है आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका ऑफिस का नंबर है आप वो दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी मिसिंग है। यहाँ पे जो है इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन कौन सी फील्ड जो है वो मैंडेटरी हैं। कोशिश करें आप सब फील्ड्स को फिल करने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि ज़रूरी हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली जब हम बाकी जितनी भी एनटीएस के पहले भी फॉर्म आते रहे हैं तो उसमें यहाँ पे रेड स्टेरिक लगा होता है कि ये फील्ड्स आपने लाजमी फिल करनी है। अगर आप वो फिल कर ना करें तो आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होता। इसमें उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ। अच्छा, इसके बाद आप जाएँ, इसके बाद जो ऑप्शन है वो है आर यू डिसेबल्ड। तो अगर आप में किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है तो आप जो है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लें। यस करेंगे तो आपसे आगे पूछेगा कि आप में जो है किस किस्म की डिसेबिलिटी है, ठीक है। नहीं है तो आप इसको नो कर दें। अच्छा, इस डिसेबिलिटी के लिए जो है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को देख लेते हैं, ये जो है लाजमी पॉइंट है। डिसेबिलिटी का पॉइंट इन्होंने यहाँ पे जो है मैं इसको देख रहा था तो यहाँ पे जो है इन्होंने डिसेबिलिटी के लिए ये पॉइंट दिया था कि मतलब आपकी जो है डिसेबिलिटी, अगर आपके पास अगर कोई भी डिसेबिलिटी तो है, अगर आप में है और आप उस कोटे पे अप्लाई करते हैं डिसेबिलिटी के कोटा पे, तो उसके लिए जो है आपके पास जो है स्टैंडिंग कमेटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये पॉइंट है। मज़दूर अफराद के लिए मतलब 2% कोटा है और इसके लिए आपके पास स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। नहीं होगा तो आपकी डिसेबिलिटी कंसिडर नहीं की जाएगी। और दूसरा शर्त ये है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आपकी जॉब में रुकावट ना बने। अगर आपकी डिसेबिलिटी ऐसी है कि आप अकेले कहीं नहीं जा सकते, आप मतलब वो आप जॉब में रुकावट बनती है तो तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आप नहीं है तो आप इसको नो कर दें। अच्छा, इसमें जो सिटी आईटी की पोस्ट है यहाँ पे मेंशन भी है। सिटी की आईटी की पोस्ट के लिए आपके पास जो है कंप्यूटर साइंस या आईटी का डिप्लोमा होना लाजमी है, ठीक है। अगर आप सिटी आईटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना लाजमी है किसी भी गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से। अगर अगर सिटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं तो आपके पास ये होना चाहिए। बाकी पोस्ट के लिए लाजमी नहीं है तो आप इसको नो कर दें। पीएचडी के पोस्ट के लिए नहीं चाहिए तो आप इसको नो कर दें। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ये कारी की पोस्ट है, कारी की पोस्ट के लिए जो है आपके पास किरत का सनद होना चाहिए गवर्नमेंट के रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। पीएचडी की पोस्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है तो हम जो है इसको यहाँ पे नो कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा। इसके बाद आप आ जाएं, जो है आपने जो है अपने मार्क्स इंटर करने हैं। जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे दी गई, अगर आपने इसमें जितनी भी की हैं आप इसको लाजमी फिल करें, ठीक है। आपको जो है हर एजुकेशन के अपने मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई भी एजुकेशन नहीं लिखी तो बाद में जो है वो कंसिडर नहीं होगी। तो इसलिए आपने इस फॉर्म में जो है वो लाजमी लिखनी है। नहीं लिखेंगे तो बाद में जो है आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहले जो है आप आ जाए मैट्रिक में। मैट्रिक में एसएससी और ओ लेवल के दो ऑप्शन हैं। ज़्यादातर लोग जो है हमारी तरफ एसएससी करते हैं। ओ लेवल जो है ये अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम हम हमारे पास। अगर तो आपने ओ लेवल किया है तो आपने जो है फिर अपने मार्क्स कन्वर्ट करने होंगे आपको, मार्क्स में कन्वर्ट करने को। आपकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो आईबीसीसी से वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने एसएससी की है तो आप यहाँ पे मतलब एसएससी हमारे पास मैट्रिक की इक्वल है, मैट्रिक सेलेक्ट करें। यहाँ पे हमारे पास आर्ट्स ग्रुप होता है और साइंस ग्रुप होता है। अगर आपने आर्ट्स किए हुए तो आर्ट्स सेलेक्ट करें, साइंस किए हुए तो साइंस यहाँ पे लिख दें। मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइंस के हैं तो अगर आपने ये चेक करना है तो ये देखिए आपके डीएमसी के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस ग्रुप, ठीक है। आर्ट्स होगा तो आपको यहाँ पे आर्ट्स लिखा होगा तो आप इसको साइंस ग्रुप लिख लें, ठीक है। इसके बाद पासिंग ईयर, पासिंग ईयर भी आपको जो है अपनी डीएमसी से मिल जाएगा, 2009 में है, ठीक है। पासिंग ईयर 2009 हो गया।
पे 2009 लिख के सिलेक्ट कर दें। इसके बाद जो है आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये भी आपको अपने डीएमसी से मिल जाएंगे। ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पे अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। मेरे मार्क्स 9896 हैं। इसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखे हैं। टोटल मार्क्स भी आपने यहाँ से चेक करने हैं। 2013 तक ये मैट्रिक के मार्क्स 1050 हैं। इसके बाद 1100 हो गए हैं, तो आपने ये गौर से देख के डीएमसी से देख के लिखना है, खुद से नहीं लिखने। 1050 हो गई। फिर आपने यहाँ पे जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया वो लिखना है, या जो है आपने बोर्ड लिखना है। कोशिश करें यहाँ पे अपना बोर्ड लिखिए। मेरा जो मैट्रिक है वो कोहाट बोर्ड से है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे कोहाट बोर्ड सेलेक्ट कर लें। मैंने पहले से फॉर्म फिल किए हुए तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो आप खुद इसको टाइप करके लिखें। इसके बाद हमारे पास HSSC आता है। HSSC हमारे पास इंटरमीडिएट की इक्वल है। इसमें जो है अगर आपने A लेवल्स किया है या आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का, FA, FSC, आपने ICS किया है, DCOM, ICOM, ये सब हमारे पास 12th ईयर एजुकेशन की इक्वल है। तो आप अपने जो एजुकेशन आपके पास है आप वो लिख लें। मैंने FSC की है, मैं FSC सिलेक्ट करूँगा। FSC में जो है मैंने प्री इंजीनियरिंग की है। आप अपने जो है DMC से चेक कर सकते हैं। मेरी जो FSC है वो प्री इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है प्री इंजीनियरिंग लिखना है। इसके बाद जो है आपने ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर भी आपको DMC से मिल जाएगा। 2011 है मेरा। आप भी जो है अपने DMC के मुताबिक अपना ईयर सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे 2011 सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। मेरे मार्क्स 805 हैं। 11 अच्छा, FSC के मार्क्स जो है आपके 1100 में से ही होंगे। मैट्रिक की जो है टोटल मार्क्स 2012-13 तक 1050 हैं, फिर इन्होंने 1100 कर दिया, ठीक है। फिर आपने बोर्ड लिखना है। मेरा जो है पेशावर बोर्ड है, तो आपने अपना जो है जो बोर्ड लिखा हुआ है आप वो लिख दें, ठीक है। BISC पेशावर। जैसे इसके बाद जिन लोगों ने BA किया है, बैचलर्स 14 ईयर, वो यहाँ पे BA की क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है MA किया हुआ है तो MA की लिखेंगे। मैंने जो है बैचलर्स की है जो 16 ईयर की इक्वल है, तो मैं अपनी बैचलर्स की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो मैंने जो है BS कंप्यूटर साइंस किया है, तो मैं यहाँ पे BS लिखूँगा। और यहाँ पे आपने अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो इन सब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट मेंशन है। मैंने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर आपने कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन की है जो इसमें नहीं आ रही, तो आपने एंड पे जाके अदर सेलेक्ट करना है, और अदर में आपने जो है अपनी वो क्वालिफ़िकेशन लिख लेनी है, ठीक है। कि आपने जो है वो जब अदर सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन आ जाएगा, आप वो लिख लें। नहीं तो आप जो है अगर आपकी इस लिस्ट में मौजूद है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लें। मैं कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपने ईयर लिखना है। मैंने जो है 2018 में किया हुआ है। ये भी आपको अपनी डिग्री या DMC से पता लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिए वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास एक पॉइंट लिखा गया था कि आपने जो है अपने मार्क्स को जो है कन्वर्ट करना है। आपने जो है CGPA नहीं लिखनी है, आपने उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है। मगर यहाँ पे जो है जो ये फॉर्म है इसमें इन्होंने CGPA मेंशन किया हुआ है कि आप CGPA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं तरीका आप एक और वीडियो इसके साथ बना लूँगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, उससे और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं जो है यहाँ पे अपनी CGPA लिखता हूँ, ठीक है। अगर आप GPA भी लिखें तो कोई इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। नहीं तो मैं आपको मार्क्स में कन्वर्ट करने के तरीके बता दूँगा। मेरी जो मैं अपनी CGPA चेक कर लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए। CGPA मेरी यहाँ पे है 3.51। तो आपने जो यहाँ पे 3.51 लिखना है, और टोटल जो है 4 है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी जहाँ से की है आपने वो मेंशन करना है। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से किया है, तो मैं यहाँ पे वो लिख लूँगा। ये मैंने पहले फॉर्म फिल किए हुए, इस वजह से ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे आ रहा है, मैंने सेलेक्ट किया है। आपको जो यहाँ पे टाइप करना है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने MPhil किया है, आप अपनी MPhil का डेटा एंटर करें। PhD की है, BEd, MAd, डिप्लोमा, M एजुकेशन, जितनी क्वालिफ़िकेशन की है आप लाजमी यहाँ पे लिखें, ठीक है। इन सब के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो आप जो है बाद में उसको क्लेम नहीं कर सकते। आपने फॉर्म फिल कर लिया है।
फॉर्म फिल करने के बाद जो है आप सबमिट का बटन है यहाँ पे, आप जो है सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो गए। फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है आपके पास इस तरह एक फॉर्म जनरेट होगा। ठीक है। इसमें 3 पेजेस होंगे। फर्स्ट में आपने जो डिटेल इंटर की है वो होंगे। इसमें जो है आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, आपका टच सेंटर मेंशन होगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। बाकी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होगी जो आपने फॉर्म में फिल की है। इसके बाद जो है यहाँ पे अंडरटेकिंग है हमारे पास। इसको भी जो है आपने फिल करके अपना नाम लिखना है, अपने फादर नाम लिखना है, डेट लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। ठीक है। अब इसके साथ नीचे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। पहली लिखी है कि आपने जो है जब ये आपके पास जो एंड पेज पे जो है चालान जनरेट हो गया है। ठीक है। ये लाइट बैंक का चालान है आपके पास। इसकी 3 कॉपीज़ हैं, कैंडिडेट कॉपी, एनटीएस कॉपी और बैंक कॉपी। आपने जो है ये पहले से फिल्ड है पूरा चालान, आपका सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। आपने सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर कर देना है तीनों पे। जब आप बैंक में फ़ी जमा कराएंगे तो बैंक वाले ये वाली कॉपी अपने पास रोक लेंगे, बैंक कॉपी। एनटीएस की कॉपी और कैंडिडेट कॉपी आपको दे देंगे। ठीक है। आपने एनटीएस की कॉपी जो है इससे अलग कर लेनी है, वो आपने जो है इस फॉर्म को प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल के अपनी कॉपी इसके साथ लगा देनी है। ठीक है। ओरिजिनल कॉपी इसके साथ आपने यहाँ पे लेने लिखा हुआ है कि आप, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं बार बार कि इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने या नहीं भेजने। आपने इसके साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने लिखा हुआ है, रेड करके लिखा हुआ है बल्कि, कि आपने जो है ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप लगानी है, एनटीएस की कॉपी ये वाली जो है। ठीक है। इसके बाद जो है आपने 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगाने हैं। ठीक है। आपने दोनों जो है यहाँ पे स्टेपल कर लेने हैं इसके साथ। नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइड 2 रिसेंट फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड इन द फोटोग्राफ कॉलम। ठीक है। यहीं पे आपने 2 लगा लेने हैं। इसके बाद आपने अपनी CNAC की कॉपी इसके साथ लगानी है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने पिक्चर्स अटेस्ट करनी है, आपने CNAC अटेस्ट करना है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने लगा देनी है इसके साथ, फॉर्म, 2 पिक्चर्स और CNAC की कॉपी। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि बाय हैंड सबमिशन जो है वो नहीं अलाउड। आपने जो है फॉर्म बाय हैंड एनटीएस के पास सबमिट नहीं करने। आपने जो है इसको पोस्ट करना है या आपने इसको टीसीएस करना है, किसी भी कुरियर सर्विस आपने यूज़ करनी है भेजने के लिए। अच्छा, अब जो है टीसीएस के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। टीसीएस अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी भेजते हैं तो आपको 250 रुपीज़ जो है चार्ज करते हैं। है तो फास्ट मगर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप पोस्ट करना चाहें तो पोस्ट में फिर आप पोस्ट की यूएमएस सर्विस यूज़ करें। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस जाएं, आप उन्हें कहें कि मैंने जो है यूएमएस करना है, तो यूएमएस के जो है आप ट्रैक कर सकते हैं। जो इसके चार्जेस हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, वो 84 रुपीज़ हैं और यूएमएस मिला के जो है आपके 100 रुपीज़ चार्जेस आते हैं। तो यहाँ पे आपके 150 रुपीज़ बचते हैं। तो कोशिश करें यूएमएस इस्तेमाल करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो फिर आप टीसीएस या कोई लेपर्ड वगैरह कोई भी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जो है मोबाइल फ़ोन नहीं अलाउड, और फॉर्म को आपने ऑनलाइन फिल करना है। और जो फॉर्म ऑनलाइन फिल हुआ हो उसको जो है एंटरटेन किया जाएगा, हैंड रिटन फॉर्म को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो आपने फॉर्म फिल करके उसका इस तरह प्रिंट निकालना है, आपने बाय हैंड फॉर्म फिल नहीं करना, उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। क्लियर कट ये चीज़ें सारे यहाँ पे लिखी हुई हैं। फॉर्म फिर आप जो है ये यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आपने इस एड्रेस पे जो है फॉर्म को भेजना है। ये आपने 2 में लिखना है और फ्रॉम में जो है आपने अपना एड्रेस लिख लेना है, आपने इसको भेज देना है। ठीक है। जब अप्लाई की डेट एंड हो जाएगी तो उसके बाद जो है एनटीएस वाले कुछ टाइम बाद रोल नंबर स्लिप अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे। जब वो रोल नंबर स्लिप अपलोड होंगी तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप जाके जो है अपना रोल नंबर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको जो है कोई भी डाउट हो इस अप्लाई के लिए हवाले से, मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा डीपली क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो है मैं यहाँ पे जो है मुझसे रह गया था। जब आप प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करें। प्रिंट फॉर्म में जो है अगर आप डायरेक्ट इसको प्रिंट देना चाहें तो यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लें। प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे तो जो है आप इसको प्रिंट दे दें तो इसका प्रिंट निकल आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट, जब आप फॉर्म प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पे इसका
इस फॉर्म में थोड़ा इशू है। आपके पास ये फॉर्म जो है इस तरह आएगा। ठीक है, ये फॉर्म जो है दूसरे पेज पे जा रहा है। अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो ये एक पेज पे आएगा और ये आखिरी लाइन दूसरे पेज पे आएगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप ये प्रिंटर की सेटिंग में जाएं। प्रिंटर की सेटिंग में यहाँ पे स्केलिंग होती है, डिफ़ॉल्ट होती है, डिफ़ॉल्ट से आप इसको कस्टम कर दें। कस्टम में आप इसकी स्केलिंग कम करनी है। ठीक है, इसकी स्केलिंग जो है आप मेरे ख्याल में 85 पे ले आएंगे तो जो है ये फॉर्म इस पेज पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये वो नीचे वाला पोर्शन भी इस पेज पे आ गया है, तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आप जो है इस फॉर्म को अपने पास सेव करना चाहें तो जो प्रिंटर का ऑप्शन है, प्रिंटर की बजाय यहाँ पे आप सेव एज अ पीडीएफ सेलेक्ट कर लें। सेव एज अ पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अब ये प्रिंट पे नहीं जाएगा। अब ये आपसे कहेगा कि आप अपने फॉर्म को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो इस फॉर्म की एक कॉपी भी जो है अपने पास कहीं भी जो है आप सेव कर लें यहाँ पे। ठीक है, सेव कर लेंगे तो आप जो आपके पास ये फॉर्म यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसको आप ओपन करके जो है किसी वक्त भी जाके इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये इसको सेव करने का तरीका हो गया। लाजमी इसको अपने पास सेव कर लें, आपके काम आएगा। इसके बाद आप इसको बैक कर दें। बैक पे जाएंगे तो ये आपको वापस साइन अप के पेज पे ले आता है। अच्छा, अब एक पॉइंट जो आपने जो है बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर आप से पासवर्ड भूल जाता है तो आपके पास पासवर्ड रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर के बाद आप वापस लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपसे पासवर्ड भूल जाता है तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, वरना ये ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। एनटीएस की बाकी हर फॉर्म में यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, मगर इस बार नहीं दिया। तो जो भी पासवर्ड आप रखते हैं पहले तो आप इजी पासवर्ड रखें जो आपको याद हो। अगर आपको याद नहीं होता तो पासवर्ड अपने पास लिख लें कहीं पे, बार बार कह रहा हूँ अपने पास लिख लें। आपको फॉर्म प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए, और आपके पास जो है पासवर्ड नहीं होगा, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। फिर आप एनटीएस को कॉल करेंगे, आप उनके जो ऑफिस के चक्कर लगाते फिरेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप अपने पास पासवर्ड लिख लें कहीं पे। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ही जब आप फॉर्म सबमिट कर दें आप उसको पीडीएफ फॉर्म में अपने पास सेव भी कर लें। हम जो है एक बार दोबारा इसमें लॉगिन होके देखते हैं। ठीक है, जब हम दोबारा लॉगिन होंगे तो लॉगिन होने के बाद जो है हमारे पास वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि आपके पास जो है फॉर्म को आप एडिट नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे हमारे पास जो है एक प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है, एक हमारे पास एडिट फॉर्म का ऑप्शन है। तो यहाँ से जो है अगर आपको कोई मसला है, आपको आपको लगता है आपने कोई गलती की है, तो आप जो है अपने फॉर्म को जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस फॉर्म को एक बार एडिट भी कर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि आपने जो है जीपीयू को मार्क्स में किस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फॉर्म एडिटेबल है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप इसको बाद में जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो जो है आप मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी हो तो इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, किसी न किसी का भला हो जाएगा। और दुआ में याद रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।